निकिता नेगी जी नमस्कार। नमस्कार। अ, सबसे पहले मैं बात करूं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार तमाम कन्याओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर बहुत सारी योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो बहुत नज़र नहीं आती। लेकिन जिस तरह से आप कार्य करते हैं, जिस तरह का आपकी टीम कार्य करती है और ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं अक्सर कि आप हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। पहली बात तो मैं सवाल दूसरे करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये प्रेरणा आपको आई कहाँ से? प्रेरणा मेरे को कहाँ से आई है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करना, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे पता है कि महिलाओं का जो जीवन होता है वो कैसे कठिन परिस्थितियों से जुड़ा होता है। जी। इसमें हमेशा आगे आने की इच्छा मेरी हमेशा रही है और मैं बचपन से जो हूँ, मेरा बहुत अच्छा मतलब अंदर से एक इच्छुक होती थी कि कहीं पे भी मैं कहीं पे भी वर्क करूँ, किसी के साथ भी वर्क करूँ तो उसको इस क्षेत्र के बारे में जागरूक करूँ और लोगों को बताया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है केवल एक उद्देश्य को बोलने से नहीं, उसको पूरा करने से ज़रूरी है। जी। बहुत सारी मुश्किलें भी आती होंगी इस काम को करने में, तमाम सारे ज़मीनी से जो आप काम करते हैं, तमाम सारी दिक्कतों से भी रूबरू होना पड़ता होगा। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, कुछ अच्छी बातें ये भी है और कुछ बुरी बातें भी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। जी। तो आवाज़ दबाया जाता है, किसी के पक्ष के लिए बात किए जाए तो वहाँ विपक्ष का थोड़ा सा वैसा मामला आ जाता है। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं महिला और बच्चों के, जहाँ पे हमें अक्सर यही लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोटिव है जी। वो पूरा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो है अच्छे काम के लिए हमेशा दबाव डाला जाता है। कुंदन जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं। कुंदन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, महाराष्ट्र से हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, जी जी। किस मकसद से आए हैं और किस तरह से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी जय हिंद जी। मैं कुंदन खरात, डायरेक्टर गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन। हम महाराष्ट्र से आए हैं और अभी हमारे साथ में हमारे दीदी शोभा जी चौहान है, जो कि फाउंडेशन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है, और दिलीप सालवे जी है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है फाउंडेशन के, और रविंद्र नगराले जी है, और बहुत सारे हमारे साथी है। तो हमारा मकसद ये है कि मैडम निकिता जी नेगी जो है वो तो हमारे एक फेसबुक फ्रेंड थी। फेसबुक फ्रेंड पे से हमारे आज ये दौर आया है कि उनका कार्य देख के, उनकी प्रेरणा देख के आज हम उनसे जुड़े हैं कि बेटियों पे, महिलाओं पे जो अन्याय अत्याचार होते हैं देश के अंदर, वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये जो लेडी है, यानी कि हम उनको दबंग लेडी कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं अपनी जान की परवाह ना करते हुए अगर उनको कोई मैसेज आ जाए, संदेश आ जाए कि मैडम जी ऐसे ऐसी जगह पे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अकेले बाइक पे निकल जाती है और ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे जो भी आला अधिकारी रहते हैं उनको इस बात की वो सब ये करते हैं। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे मामले बहुत से हुए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शोभा जी, वो भी मैडम जी की प्रेरणा पे काम करती है। आज अगर आपको कभी मौका मिले महाराष्ट्र में आने का, तो नाम से पता चल जाएंगे कि कितने दबंग लोग हैं, और जो मैडम जी कार्य कर रही है वही कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि जैसा कि अभी दिल्ली जैसा ये राजधानी जो सिटी है, इसके अंदर जो सरकार ने जो भी सरकार है केंद्र में, हम नाम नहीं लेते, तो उन्होंने जो बेटियों पे और महिलाओं पे जो प्रोग्राम दिए हुए हैं, हालांकि वो प्रोग्राम की यानी ये होती है क्या, अमलबजावनी होती है क्या, जितनी वो योजनाएं है महिला तक के वो पहुँचती है क्या, सिर्फ कागजों पे वो योजनाएं रहती है। अगर हमारे महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो बीड़ जिला है, बीड़ जिला यानी कि गोपीनाथ मुंडे जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वहाँ के अंदर मुंडे हॉस्पिटल है। तो मुंडे हॉस्पिटल में 10 साल में 1 लाख बालिकाएं ख़त्म कर दी, गर्भ के अंदर रिकॉर्ड है हमारे पास में, और अभी भी वो हॉस्पिटल को सील किया है। यानी कि जो सरकार जिस सरकार केंद्र में जो सरकार है और राज्य में भी वही सरकार है, उनके सांसद आमदार लोग हैं, उनके विधायक लोग हैं, उनके हॉस्पिटलों में अगर ये कांड होते होंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा क्यों लगा रही है सरकार? अभी देखा जाए तो अभी देख लीजिए आप, मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटियों के अंदर महिलाओं पे खुलेआम अत्याचार होता है, दिल्ली में होता है, जो भी भारत की जो टॉप सिटी है वहाँ की महिलाएं सुरक्षित है क्या? हमारा ये सरकार को सवाल है। और हमारा फाउंडेशन का जो हेतु है, मुख्य हेतु ये है कि जो महिलाओं पे, यानी कि छोटे छोटे गांवों में जब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं ना, तो वो मामले वही रफा दफा किए जाते हैं, और ऐसे मामलों में जो पुलिस का जो सहकार्य मिलना चाहिए वो वास्तविकता में मिलता नहीं। अगर समझ लो कि हमारे मैडम जी निकिता जी, शोभा जी, अगर कोई मामला उनको सामने आया, अगर वह स्पॉट पे पहुंचते हैं तो पुलिस लोग क्या बोलते हैं, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करिए। यानी कि पुलिस का जो सहकार्य है वो इस मामले में मिलता नहीं। यानी कि ऐसा समझ ले कि इसमें बहुत बड़ी मिली जुली रहती है, और पुलिस लोग ऐसे मामलों में ना
ये देखते नहीं कि ये महिला है क्या, ये बेटी, इसको न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं देखते कि वो क्या बोलते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए भाई। क्या यानी कि जो पीड़ित के तरफ वो लोगों का ध्यान नहीं रहता। पीड़ित जो पीड़ित महिला है या बेटी है वो देखते कि भाई ये कौन है, ये गुनहगार कौन है, पैसे वाला है क्या कम पैसे वाला। ये लोग अगर वो ज़्यादा पैसे वाला होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा काम हो जाता है कि चलो भाई अपना मामला अच्छा हो जाएगा, अभी इनसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसे ये मामले थे। ऐसे मामलों के खिलाफ फाउंडेशन अच्छी तरह से काम कर रही है। महाराष्ट्र में काम कर रही है, गुजरात के अंदर काम कर रही है, आंध्रा, बिहार, जितने भी राज्यों में हमने लोग जुड़े वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि लाखों बच्चियों को इस तरह से दुनिया में आने से पहले ही उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी छीन ली जाती है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो एक सामाजिक तौर पे देखें या एक मानवता के लिहाज में देखें, कैसा महसूस होता है आपको? और क्योंकि ये मुहिम इतनी बड़ी है, ये जो अपने आप में ये जो हम जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये कारण अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? और जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो किस सोच के साथ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, जो लोग हमसे जो जुड़ रहे हैं कि जो कार्य जो है, यानी कि जो सरकार ने इतना बड़ा जो प्रोग्राम दिया हुआ है, यानी कि ये जो प्रोग्राम दिया है क्या सरकार ने खुद के लिए नहीं किया है कि भाई जो सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले जो कार्यकर्ता है उनके लिए सरकार ने ये प्रोग्राम दिए। लेकिन सरकार ने जब ये प्रोग्राम दिए तो सरकार ने कोई सामाजिक कार्यकर्ता का बायोडाटा लेके वो उनको काम दिया नहीं। सिर्फ उनके जो कार्यकर्ता, सांसद, खासदार, विधायक, मंत्रियों के जो आसपास मंडराने वाले जो यानी कि उनके विश्वस्त जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम दिया कि सिर्फ आप लोग सिर्फ ऐसे साल में 1-2 ऐसे एक्टिविटी करके हमको दिखाना, बाकी कोई भी हो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप लड़ो मत। यानी कि समझ लीजिए कि बीजेपी का ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है ये पैसे कमाने का एक धंधा है उनके लिए, उनके जो नेताओं के कार्यकर्ताओं का पेट भरने का एक साधन है। और जब ये ऐसी बातें हमारे सामने आते हैं, जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता के सामने ऐसी बातें आती है तो वो मायूस होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर ऐसे हॉस्पिटल है और वो बड़े बड़े जो यानी सिविल सर्जन जो अधिष्ठान रहते हैं, जो सिविल का यानी जो इंचार्ज रहता हो, तो ये डॉक्टर लोगों के दूसरे स्टेट के डॉक्टरों के साथ में कंसर्नमेंट रहता कि यहाँ का मरीज वो स्टेट में जाके ऑपरेशन करेगा, यानी उसको ज़्यादा। हाँ, ये लोगों का मिला हुआ था। अभी समझ लो आपके पास मैं जाऊँगा तो आप मुझे इधर बैठे, ये बहुत बड़ा रैकेट है सर। और इसके अंदर ज़्यादा करके जो पुलिस के जो अधिकारी रहते हैं ना ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर समझ लो कि कोई डैशिंग एनजीओ वाला है, वो डैशिंग एनजीओ वाला अगर आएंगे तो पुलिस वाला बोलेंगे आप आ जाओ भाई, फिर वो बोलेंगे भैया ऐसा यहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन हम लोग अगर सबूत देने के बाद भी वो लोग मामला रफा दफा करने की बात करते हैं। जो कार्यकर्ता रहता है ऑन द स्पॉट पे जब उनके मामले सामने आते हैं तो वो कार्यकर्ताओं पे झूठे केसेस के धमकियां भी देते, यानी कि जो जुर्म करने वाला भी, जैसा कि भाई डॉक्टर है जो गलत चीज़ें बेच रहा है, मेडिकल वाला हुआ जिसमें अगर मेडिकल में अगर ये चीज़ की अलाउड नहीं है बेचने की, अगर वो मेडिकल वाला बक्से भर भर के रख रहा हो कि ये चीज़ क्यों रख रहा भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लेडीज़ के अंदर जो वेपन्स आते हैं जो ऑपरेशन के लिए वो खुलेआम बिक रहे। दिल्ली जैसे बड़े महानगर यानी देश की राजधानी में अगर ये कांड हो रहे तो आप सोच लीजिए कि देश के छोटे छोटे गाँवों में क्या होता होगा सर। यही मेरी जी बिल्कुल निकिता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कुंदन जी की तरफ से निकल कर सामने आई, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र की बात अपने आप में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं जैसे महाराष्ट्र में कुंदन जी बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पूरी बात में निकल कर आ रही है, पुलिस की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन सबूतों के बावजूद भी जब इस तरह के मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, तो इसको लेकर आप किस तरह से, कई बार होता है कि डिमोटिवेट भी हो जाते हैं या उस पर फाइट करने का भी मन करता है, तो इसको लेकर आपका नज़रिया क्या है? देखो, मेरा नज़रिया तो केवल इतना ही है कि जो इंसान जैसे कहीं पे भी सूचना मिलती है और हमें जो हमारी फाउंडेशन है यहाँ दिल्ली में लगभग हम लोग इसी विषय पे काम करते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर है जहाँ पे बिना जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का उसके जो है किट देते हैं, अबॉर्शन किट। ठीक है, ये मेरे समझ लीजिए, ये मेरे बाएं हाथ का खेल समझ लीजिए या मेरे बाएं हाथ का काम समझ लीजिए, क्योंकि हमें पता लगने की देर होती है। कहीं से भी अगर हमें कुछ भी कंप्लेन कहीं से भी आती है तो हम विभाग को बता के अपना इस काम को भी करते हैं जी। और हमने यहाँ पे दिल्ली में सील भी करा रखे हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये अबॉर्शन किट जो बिना डॉक्टर के पर्चे के दी जा रही है वो खुलेआम दे रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर एक अच्छी चीज़ भी है, अच्छे लोग भी हैं। जो एक स्टेट पड़ता है हरियाणा, वहाँ हरियाणा में सब कुछ बंद है, वहाँ के लोग यहाँ दिल्ली में बल्कि सील कराने के लिए आते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर होते हैं और बहुत सारे जो है मेडिकल सेंटर होते हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं होता, वो भी ये व्यापार चला रहा है, जिसके पास होता है वो भी ये व्यापार चला रहा है।
होता क्या है कि जब कभी इस तरीके की प्रकार की सूचना हमें मिलती है तो हम लोग जांच करने से पहले, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले हम लोग पहले खुद जाके अपना देखते हैं कि वास्तव में क्या पता है ये झूठी रिपोर्ट ना हो, झूठी शिकायत ना हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कोई किसी को बढ़ता हुआ देखता नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं, उसके लिए झूठी खबर भी दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सबूत है और अगर हम फाइट करना चाहें तो बिना सबूत के तो हम कर नहीं सकते। इसीलिए हमारी फाउंडेशन का नाम भी जो हमने एविडेंस लगा हुआ है, एविडेंस कलेक्शन। तो कलेक्शन इकट्ठे करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन उसको साबित करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। उसके अंदर हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है कि हमारे साथ मीडिया, आप जैसे अच्छे मीडिया जो लोग होते हैं वो कई बार सामने आते हैं, आवाज़ को आगे लाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो सच्चाई को प्रशासन के साथ बैठकर मिलकर दबा देते हैं, क्योंकि मीडिया और प्रशासन का कभी भी मेल नहीं खाता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमें सपोर्ट करने वाले हमारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। और जहाँ तक आपने अभी पूछा लड़ाई का सवाल, उसमें होता क्या है कि अगर हमें पता भी चलता है कहीं से भी, किसी को भी कहीं का भी, तो उसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि सामने वाले की कहीं ना कहीं बैकअप, मतलब जो लोग इस तरीके को खुलेआम धंधा कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले ही अपना मंथली बांध रखा होता है, जिसमें मंथली में क्या होता है अब आपको पता ही है आगे। वो मंथली जब तक जाता रहेगा तब तक आवाज़ उठाने वालों की, सच्चाई उठाने वालों की खतरा उससे नहीं रहेगा। खतरा उन लोगों को ये रहेगा कि कहीं कभी कोई आके रेड ना कर दे या कोई सर्वे ना कर दे। खतरा जरूर रहता है सबको, लेकिन मंथली जब जा रहा होता है तो उस समय वो बच जाते हैं। तो समाज में ऐसे तत्व है जिन्हें ख़त्म करना जरूरी है, या तो मंथली वाले को ख़त्म किया जाए या जड़ समेत ख़त्म किया जाए। हम लोगों का प्रकोप क्या रहता है कि जब हमें पता चलता है दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर भी, तो टीम होती है, टीम पहले जाके देखती है एज अ कस्टमर बन के, क्योंकि हम एकदम से तो किसी के ऊपर धावा नहीं बोल सकते ना। जब तक कस्टमर नहीं जाएगा बनकर तो सच्चाई कैसे पता चलेगी। अभी बहुत सारे लोग हमारे पास है, काम कर रहे हैं, खुलेआम हो रहा है दिल्ली के अंदर, लेकिन खुलेआम कब तक चल रहा है ये मीडिया भी जानती है, प्रशासन भी जानता है। और जब तक ये खुलेआम चलता रहेगा तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जी निकिता जी, इसके अलावा अलग अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारे काम के अपने चित्र लगे हुए हैं, उसमें से एक आपका मुझे नज़र आ रहा है कि धरती के भगवान किसान। और किसानों पर जिस तरह से लखीमपुर में आपने देखा कि ट्रैक्टर चलाया गया, उनको उनके ऊपर जीप चलाई गई, उनको उनकी जान ले ली गई और तमाम तरह से इसको कवर अप करने की भी कोशिश की जाती रही, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? छुपाया जा रहा है ना, जो असलियत है वो छुपाया जा रहा है। आज आशीष मिश्रा को सरेंडर किया गया है, लेकिन आज क्या है, आज कभी खुलेआम घूम रहे हैं। वो परिवार के बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, वो बड़े बुजुर्ग तो वापस नहीं आ सकते, वो तो चले गए। लेकिन हाँ, किसान के बिना कोई रोटी जो है डिजिटल नहीं होगी और किसान हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। और अभी तक जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। निकिता जी, लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है भ्रूण हत्या के खिलाफ, आप इसको हर लेवल पर लड़ना चाहते हैं। हमारे युवा को खासकर आपका संदेश क्या होगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कोई बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जब तक युवाओं तक ये बात ना पहुँचे, यानी कि जब तक अवेयरनेस का कहीं ना कहीं हम सोचें कि वो नज़र ना आए, तब तक इसकी बहुत ज़्यादा परिणाम को हम वो सकारात्मक नहीं मान सकते। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली चीज़ एकता होना चाहिए। जी, कोई अगर बड़ा जिसको पोस्ट मिलता है, फाउंडेशन से मिले या किसी भी, आप किसी के साथ भी किसी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, अगर किसी को बड़ा पद मिला है, अपने कार्य को अपनी समाज में पहचान बनाना केवल अपना पद लेके बैठने से नहीं होगा। उसको आगे पहचान और उसको अंजाम देने के लिए एक आगे पूरा परिवार इकट्ठा करना पड़ेगा। वो परिवार जा जाके अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी पे है अपने टीम बनाए, टीम वर्क करे, अवेयरनेस करे, इस तरीके से बढ़ेगा। कुंदन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि महाराष्ट्र से आप आए हैं, अब इसके बाद अगला कदम आपका क्या होने वाला है? देखिए, अभी हमारा अगला कदम तो यही होने वाला है कि जैसे कि जो भी चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और सर्व सामान्य जो महिला है उनको